अच्छा जी, तो पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ही टेक्निकल किस्म का नाम। भाई क्या मतलब होगा इसका? पोस्ट मॉडर्निज्म, बड़ी कोई फिलोसफी आ गई है, कुछ आ गया? इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, आसान सी बात है। ठीक है, इज्म जहां भी लगता है उससे आप समझ जाया करें कि वो रेफर कर रहा होता है किसी भी बिलीफ सिस्टम को। ठीक है, तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, राइट? यानी कि जो मॉडर्न एज थी उसके बाद का दौर, 20th सेंचुरी, इस पीरियड में ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो डेवलप हुई है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट क्या आखिर कहती है, क्या आर्ग्यू करती है? इसको थोड़ा सा आसान तरीके से पहले समझते हैं। ठीक है, चार चीजें हैं बच्चों जो आपने समझनी है। वो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहले, जो ये मॉडर्न एज है, ये डेवलप कब होना शुरू हुई? ये डेवलप होना शुरू हुई 15th सेंचुरी के एंड से, और 16th सेंचुरी में ये रैपिडली ग्रो करती चली गई, 17th सेंचुरी में मजीद डेवलप हुई। ये जो मॉडर्न एज थी इसमें चार बड़े बड़े वादे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से किए गए इंसानियत के लिए, वो वादे थे, राइट? तो ये वादे क्या थे? ये वादे थे, सबसे पहला वादा था साइंस, कि साइंसेस के जरिए हम तरक्की करेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करेंगे मशीनों के जरिए, और इंसान जो है वो आ, अपने पोटेंशियल्स को ऑप्टिमाइज कर सकेगा, अपने क्रिएटिव पोटेंशियल्स को, और ओवरऑल जो वेल बीइंग है ह्यूमैनिटी की, उसमें इजाफा होगा, हम फ्लरिश कर सकेंगे, आगे प्रॉस्पर कर सकेंगे। ठीक है, ये मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा वादा था। दूसरा बड़ा वादा, दूसरा बड़ा वादा जो मॉडर्न एज में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि किस तरह से इस एज के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड का स्पेशली जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक रैपिड चेंज आ रहा था, बिकॉज एक नई क्लास इमर्ज करके आ रही थी सामने, जो मर्चेंट क्लास थी। फिर उसको भी सियासत के अंदर एक किरदार चाहिए था, उसको भी अपना शेयर चाहिए था। तो जो नया एक स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, वो स्टेट का कॉन्सेप्ट भी अपने साथ वादे लेकर आ रहा था कि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनके पॉलिटिकल राइट्स की हिफाजत करेगा। इसी तरह से बच्चों, तीसरा बड़ा वादा था लिबर्टी, यानी कि आज़ादी। आज़ादी किस सेंस में? आज़ादी इस सेंस में कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बिना इस खौफ के कि आप पे तशद्दुद किया जाएगा, या आपको रोका जाएगा, या आप पे डंडा सोटा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपके पास लिबर्टी है कि आप अपने ख्यालात का, अपने अफकार का, अपनी क्रिएटिविटी का, अपने आर्ट का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, राइट? चौथा बड़ा वादा, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जिसके आजकल इतने चर्चे हैं और जिसपे इतनी डिबेट्स और डिस्कोर्स हमें देखने को मिलता है दुनिया भर में, हमारी सोसाइटी में भी। डेमोक्रेसी का वादा क्या था? ये हम सब ही समझते हैं, राइट? डेमोक्रेसी का वादा यही था कि जो बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं उनके पास राइट होगा कि वो वोट कर सकते हैं, और वो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किन लोगों को जो है उन पे हुकूमत करनी चाहिए, और ये कि हर एक की आवाज़ इक्वली मैटर करती है। जो रिलेशन है गवर्नमेंट का और अवाम का, वो क्या है? वो रिलेशन बेसिकली बेस करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, और यही वो पीरियड था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पावर ट्रांजिशन हो रही थी फ्रॉम द मोनार्की टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। ठीक है, हर जगह पे नहीं, अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर की डेवलपमेंट्स हो रही थी। ये है मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्निज्म बच्चों कहता है कि ये सारे जो वादे थे ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये सारे के सारे वादे टूट गए हैं। टूट इस सेंस में गए हैं कि ऐसा नहीं है कि साइंस एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि जो प्रॉमिस था ना यार कि साइंस जो है उसकी वजह से इंसानियत आगे बढ़ेगी तो हम फ्लरिश करेंगे। आप देखें कि आज की मॉडर्न दुनिया में एआई सर्वेलेंस का निज़ाम, ठीक है, लिटरली आपको आपकी सर्वेलेंस इस लेवल पे जाके होती है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स देखें आप, किसकी इन्वेंशन है? साइंस की इन्वेंशन है, राइट? साइंसिस से ही हमने ये चीज़ें इजाद की हैं। साइंसिस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, अगर हम थोड़ा बेसिक लेवल पे समझें, ये सब चीज़ें शामिल हैं, राइट? इसी तरह से देखें डेमोक्रेसी, कहने को तो सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, लेकिन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने के बावजूद आप देखें कि इलेक्शंस पे ज्यादा जो एक इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शन के प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, वो किसका होता है? वो इन्फ्लुएंस होता है लॉबीज का, वो इन्फ्लुएंस होता है
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का जो फंड करती हैं, राइट, उन कैंपेन्स को। एग्जाम्पल हमारे पास है किस तरह से ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको ट्विटर के जरिए जो है एक पुश दिया गया इलॉन मस्क की तरफ से, और उससे हट के भी फाइनेंशियली भी उसने सपोर्ट किया ट्रंप की कैंपेन को। हमारे मुल्क में देखें, क्या कोई मजदूर किसान खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है? लीगली तो लड़ सकता है, लेकिन क्या उसके पास इतने फाइनेंसेस होते हैं? एक एक इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितने ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, कितनी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एक एक जलसा आपको पता है कितना कितना कॉस्ट करता है? करोड़ों का बजट होता है एक एक जलसे का। तो इस मैकेनिज्म को जब डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता लगता है यार कि ये सब तो एक तरह से बस एक कागज पे लिखे हुए वादे हैं, राइट, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। ठीक है, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेट को देखें, स्टेट वादा करता है कि हर सिटीजन की को इक्वली ट्रीट करेगा, राइट, हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, हर एक की हिफाजत करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जिन ममालिक में सिविल सोसाइटीज इतनी मजबूत नहीं होती, स्पेशली माइनॉरिटीज की, वहां पे माइनॉरिटीज के राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ठीक है, और बल्कि मेजॉरिटेरियन रूल अगर स्टैब्लिश हो जाए कहीं पे, राइट, डेमोक्रेसी उस तरह से ना हो कि जिन लोगों को इलेक्ट किया गया है वो बात करते हो कि सबके इक्वल राइट्स हैं ये वो, बल्कि वो किसी एक खास तबके को जो कि मेजॉरिटी के अंदर है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, उसको अगर अपील कर जाए और वो लोग पावर में आ जाए तो वो किस तरह से बाकी एथनिक ग्रुप्स के साथ, रिलीजियस ग्रुप्स के साथ जो है नाइंसाफी कर सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों इसके अंदर आते हैं डिफरेंट तरीके से। इसी तरह से देखें कि जो चौथा वादा है लिबर्टी का, कि आपके पास आज़ादी है। आज के इस कंज्यूमर ड्रिवन कल्चर के अंदर क्या होता है, कंज्यूमरिज्म की वजह से ब्रांड्स, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आपकी साइकी को, आपके इवन हम कह सकते हैं किसी हद तक बिलीफ सिस्टम को, द वे यू सी द वर्ल्ड, आपके वर्ल्ड व्यू को शेप और इन्फ्लुएंस करती हैं। एल्गोरिदम्स डिजाइंड हैं जो कंट्रोल करते हैं आपको। ठीक है, आपका खुद इख्तियार कि आप क्या देखना चाहते हो वो इतना नहीं होता, आप रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो चीजों की। तो लिबर्टी कहाँ गई इसके अंदर? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट एक थिंकिंग जो है, ये जो ट्रेडिशन है, ये बड़ा ही इंसान को हिला के रख देता है। ये कहते हैं कि कोई ऐसी बेसिस नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेसिस, कि जिनके इर्द गिर्द हम सबको इकट्ठा कर सकें, यूनाइट कर सकें। देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बल्कि इंडिविजुअल्स की अपनी सब्जेक्टिव हकीकत होती है जो वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेट का इन्फ्लुएंस कम होता चला जा रहा है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मिटी, वो स्टेबिलिटी जो है वो हमें तितर बितर होते हुए नजर आ रही है दुनिया भर में, और इसमें ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। ये है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका भी जवाब एग्जिस्ट करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। लेट मॉडर्न थिंकर्स जैसे कि एंथनी गिडन्स इसको काउंटर करते हैं, और वो क्या आर्ग्यू करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।